चलिए आज क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत अध्याय 4 देखेंगे जंतु जगत एनिमल किंगडम। उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे देह गुहा, है ना, जिसको बोलते हैं सीलोम। देह गुहा के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, देह गुहा क्या होती है? तो देह गुहा को हम लोग सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? देह गुहा को सीलोम कहते हैं। और यह देह गुहा या सीलोम आहार नाल के दैहिक भित्ति यानी कि हमारी बॉडी वॉल जो होती है उसके मध्य में उपस्थित द्रव से भरा हुआ एक स्थान होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रव से भरा हुआ एक स्थान जिसको बोलते हैं देह गुहा। चित्र में देख सकते हैं द्रव से भरा हुआ एक स्थान होती है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग देह गुहा कहते हैं। ठीक है, जो कि मेसोडर्मल और एपिथेलियम के स्तर जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम से ढका होता है। मेसोडर्मियम यहाँ पर लिखा हूँ, मेसोडर्मल एपिथेलियम के स्तर से ढका रहता है। ठीक है, ये जो है मनुष्यों के शरीर में भी पाया जाता है। कहाँ पर? जब आप यहाँ पर की बात करेंगे तो इस सिचुएशन पर आप लोग देखेंगे कि एक लिक्विड पदार्थ रहता है जिसमें द्रव भरा हुआ रहता है और उसी को मेसोडर्मल एपिथेलियम के स्तर से ढका रहता है। ठीक है, अब आगे देखो कि देह गुहा नलिका अंदर, यहाँ पर देखो देह गुहा नलिका अंदर नलिका योजना युक्त जीवों के शरीर में भी पाई जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि देह गुहा नलिका अंदर नलिका योजना युक्त जीवों के शरीर में भी पाई जाती है। इसी देह गुहा के अंदर शरीर के समस्त अंतरांग भी पाए जाते हैं। देह गुहा का विकास भ्रूण के मेसोडर्म से दो भागों में विभाजित होने के कारण होता है। कौन कौन सा? आर्थ्रोपोड्स को छोड़कर सभी देह गुहा जो देह गुही जीव होते हैं उसकी देह गुहा में एक तरल द्रव भरा होता है जिसे देह गुही द्रव कहते हैं। तो इतना चीज आप लोग देह गुहा में याद रखिएगा, क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में रहती है ये, है ना। तो देह गुहा को हम लोग सीलोम भी कहते हैं। मेसोडर्मल एपिथेलियम के स्तर से ढका रहता है। देह गुहा नलिका के अंदर नलिका योजना युक्त शरीर में पाई जाती है, जिसके हम लोग देह गुही द्रव कहते हैं। अब जो है इस देह गुहा का कार्य देखो कि क्या क्या वर्क जीवों के शरीर में होती है। यह शरीर को लचीला बनाती है। क्या बनाती है? शरीर को लचीला बनाती है। दूसरा, यह अंतरांगों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। जितनी भी अंग होते हैं, अंतरांगी अंग होते हैं, उन अंतरांगी अंग के लिए सुरक्षित स्थान होती है। देह गुहा द्रव शरीर के अंतरांगों को सही जगह पर बनाए रखा रहता है। चौथा देखना है, यह बाह्य आघातों को भी सुरक्षित रखता है। जितने भी आघात होने वाली जो चीजें हैं उनको अंगों में क्या करती हैं? ये सुरक्षित करके रखती है, सुरक्षित रखती है। देह गुहा की प्रकृति उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जो है देह गुहा को आगे डिवाइड किया गया है। तो देखो सबसे बाहरी स्तर देह गुहा की सबसे बाहरी स्तर देखें जिसे एक्टोडर्मा कहते हैं, और जो है आंतरिक अंग जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और ये जो है यहाँ पर बीच की रिक्तियां दिख रही है आप लोग को, ये है सीलोम। ठीक है, ये क्या है? सीलोम, जिसमें द्रव भरा हुआ रहता है। और बाहरी भाग को देखो मेसोडर्म। एक्टोडर्म के बाद जो है मेसोडर्म उपस्थित होती है, उसके अंदर जो है सीलोम रहती है ना। अब जो है देह गुहा की प्रकृति के आधार पर, है ना, उपस्थित है कि नहीं है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अदेह गुही और देह गुही, और तीसरा होता है कुट देह गुही। चलिए आगे देखते हैं कि देह गुहा को उनकी प्रकृति के आधार पर उपस्थित या अनुपस्थिति के आधार पर उन्हें 3 भागों में डिवाइड करके रखा गया है। ये जो है 3 भाग यहाँ पर लिखा गया है। पहला है अदेह गुही, दूसरा है देह गुही, तीसरा है कुट देह गुही। ठीक है, तो पहला देखें अदेह गुही,
जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, सिलेंट्रेट्स एंड प्लेटिहेल्मिन्थ्स, है ना, किसमें पाए जाते हैं, सिलेंट्रेट्स या प्लेटिहेल्मिन्थ्स की जो संघ के जितने भी क्या होते हैं जंतु हैं, उस जंतु में अदेहगुही पाई जाती है। ठीक है, देहगुहा रहित जीवों में अदेहगुही जंतु जैसे कि उसमें स्पंज देखने को मिलता है, ऐसे जीव जिसमें पोरीफेरा से रहती है, पोरीफेरा की जो भाग होती है जिसमें स्पंज पाई जाती है। अब देखो दूसरा देहगुही, है ना, देहगुही किसमें पाए जाते हैं, उच्च वर्गीय जंतुओं में देहगुही या भित्ति आहार नाल के मध्य उपस्थित होता है। इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, पेरिटोनियम। ठीक है, ऐसी झिल्ली जो होती है जो निलंबित होती है, आंत्र योजनी, इसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण आते हैं, एनिलिड्स या कॉडेट्स, एनिलिडा या कॉडेट्स के अंतर्गत आती है। अब देखो कुट देहगुही, कुट देहगुही क्या होता है, इस प्रकार की देहगुहा का विकास ब्लास्टोसील या कोर गुहा नामक भ्रूणी गुहा में होता है। कहाँ इसका विकास होता है, ब्लास्टोसील, कहाँ होता है, ब्लास्टोसील या कोर गुहा, है ना, उसके भ्रूणी गुहा में इसका विकास होता है। जैसे कि इसके उदाहरण में देख सकते हैं गोल कृमियों में या रोटिफर्न में। रोटिफर्न या गोल कृमि में देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि शरीर विखंडन किस किस रूपों में जो है इनका शरीर का विखंडन होती है। तो आप लोग जो है एनिलिडा संघ देख सकते हैं और प्लेटिहेल्मिन्थ्स देख सकते हैं और आर्थ्रोपोडा। तो ये तीन भागों में क्या होती है, इनकी शरीर का विखंडन होती है। कुछ जीवों में जैसे कि केचुआ हो गया या सेंटीपीड्स हो गया, इनके जो शरीर होती है वो छोटे छोटे क्या रहते हैं, एक समान खंड रहते हैं, है ना, उस खंड में क्या रहते हैं, इसमें विभाजित होती है, अलग अलग खंड में विभाजन देखने को मिलती है, मेटामियम या सोमेटी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे केचुए की हम बात करें तो इस प्रकार से उनकी संरचना होती है। तो इसमें क्या होती है, इनकी शरीर का विखंडन होती है, तो इसमें इस प्रकार से विखंडन पाई जाती है, इस प्रकार से मोमेंटम इसमें देखने को मिलती है ना। तो एनिलिडा संघ में आते हैं और प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंतर्गत भी आते हैं आर्थ्रोपोडा। तो पहले हम बात करें एनिलिडा संघ की। चलिए अब देखते हैं इनकी शरीर विखंडन, है ना, देहगुहा की। देखो शरीर विखंडन तीन भागों में होती है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत और प्लेटिहेल्मिन्थ्स के अंतर्गत और आर्थ्रोपोडा। अब देखो एनिलिडा के अंतर्गत किस प्रकार से जंतुओं का जो है शरीर विखंडन होता है। तो प्रत्येक खंड में क्या होती है, देह गुहा अलग अलग होती है, अर्थात देह गुहा में जो है खंडी विभव पाया जाता है। चूंकि इसके प्रत्येक खंड में क्या होती है, द्रव भरा होता है। आप लोग केचुए की स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, क्या रहती है, खंडी नुमा होती है। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक भाग पर खंडों में इस प्रकार से खंडों में विभाजित होती है, जिसमें क्या रहता है, द्रव भरा रहता है। तो इस प्रकार का विभाजन जो होती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव चलित कंकाल। क्या बोलते हैं, द्रव चलित कंकाल। कहने का तात्पर्य क्या है, द्रव चलित कंकाल कहने का कि इसमें द्रव भरी होती है और द्रव के नाम पर वो कंकाल ही रहते हैं। ठीक है, देखो दूसरा देखते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स। प्लेटिहेल्मिन्थ्स क्या होती है, इसके अंतर्गत जो है फीता कृमि, है ना, ऐसे संघ को रखा गया है जिसमें फीता कृमि या टिनिया सोलियम के शरीर में बहुत सारे खंडों का बना होता है और इसके शरीर में प्रत्येक खंड में जो है स्ट्रोबिला
क्या रहती है, खंड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला कहते हैं। और ये जो खंड होती है प्लैटीहेल्मिन्थेस में जो रहते हैं, इसमें जो जंतु होती है उसके शरीर में कुछ इस प्रकार के खंड पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से खंड जिसमें प्लैटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं और वो क्या कहलाती हैं, फीता कृमि के अंतर्गत आती हैं, स्ट्रोबिला जिसको बोलते हैं। इस प्रकार के खंड जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिला। याद रखिएगा, स्ट्रोबिला इसको बोलते हैं। और ये खंडनुमा जिसको बोलते हैं द्रव कंकाल। ये सभी आप लोग को याद रखना है, द्रव चलित कंकाल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में क्या होती है कि इस संघ की जो जीव होती है ना, उसमें शरीर का प्रत्येक खंड जो होती है युग्मित होती है ना। युग्मित मतलब उनमें जो है खंड जो होती है वो जो है उपांगों में सहित रहती है ना। जिसमें कुछ भाग जो उपांग होती है भोजन ग्रहण करने के लिए, जैसे मुखाग्र होती है, उसी प्रकार संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली एंटीनी होती है। और कुछ उपांग जो होती है प्रचलन यानी कि पैर के लिए कार्य करती है। तो ऐसे कीटों में जो है मेटामेरिक खंड समूह पाए जाते हैं, शीर, वृक्ष और उदर बनते हैं। तो इसे आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में आप लोग देख सकते हैं मेढक की संरचना है वो क्या रहती है, मुंह जो उसकी रहती है उसमें भी खंडों में विभाजित रहती है। उसी प्रकार उनकी पैर को भी देखोगे तो ये क्या रहती है, खंडों में विभाजित रहती है। उनकी जो शरीर होती है वो खंडों में विभाजित रहती है, जिसको आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। ठीक है, मेटामेरिक खंड जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों को शरीर खंडन में एनेलिडा और प्लैटीहेल्मिन्थेस और आर्थ्रोपोडा तीनों भागों को आप लोग को याद रखना है कि किसमें शरीर विखंडन किस प्रकार से होता है। ठीक है, शरीर आधार एवं सुरक्षा। तो शरीर आधार और सुरक्षा किस बेस पर है, हमारे शरीर का आधार बाह्य कंकाल जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंसान की जो बाह्य कंकाल क्या है, मैं यदि खड़ा हूँ तो मेरा बाहर का जो भाग है वो क्या कहलाएगी, बाह्य कंकाल। ठीक है, क्या है, सुरक्षात्मक आवरण है। जितने भी हमारे शरीर में है हर अंग जो बनी हुई है जिसमें सेल्स होते हैं क्या रहती है, सुरक्षात्मक आवरण की होती है। दूसरा देखिए अंतः कंकाल जिसमें हड्डियां वगैरह पाई जाती है। तो बाह्य कंकाल की हम बात करें तो यह शरीर की बाहरी सतह में पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के जो है अजीव कठोर पदार्थों के जमाव के कारण बनी होती है। मोलस्का संघ में जितने भी आते हैं ना वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। और इकाइडोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं जिसके अंतर्गत त्वचा आती है वो क्या करती है, कठोर सुरक्षात्मक और बाह्य कंकाल में पाया जाता है। उसी प्रकार अंतः कंकाल की बात करें, यह शरीर के अंदर की भाग जो होती है जो क्या होती है, अस्थि या उपास्थि जिसको हम लोग हड्डी बोलते हैं, वो उसके आंतरिक कंकाल के अंतर्गत आती है ना। मध्य चर्म, इसका निर्माण क्या होती है, मध्य चर्म मेसोडर्म में होती है, कशेरुकी प्राणियों में देखा जाता है। तो ये आज हम लोग देह गुहा के बारे में क्या है, उनका वर्ग क्या है, देह गुहा की संरचना है और देह गुहा कहाँ पाई जाती है, एंडोडर्म मेसोडर्म क्या है, और ये तीन भागों में विभाजित होती है जिसको बोलते हैं अदेह गुही और देह गुही और उर्देह गुही, है ना। उसके बाद देखिए शरीर का विखंडन, एनेलिडा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा संघ में क्या कौन कौन से जीव आते हैं, कौन कौन सा विखंडन पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शरीर में कितने प्रकार के सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। दो प्रकार के सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, एक होती है बाह्य, दूसरा होती है आंतरिक। आंतरिक सुरक्षात्मक आवरण, तो ये दो आवरण, ये बाहर मतलब शरीर के बाहर जितनी भी मेसोडर्म के अंतर्गत आती है और आंतरिक मतलब जो अस्थियां वगैरह होती है उसमें आती है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। अब जंतुओं को किस किस वर्गों में जो है वर्गीकरण करके रखा गया है, इसके बारे में देखते हैं।